ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट कैंसर है। इसके सिम्टम्स हमेशा हमें लेट ही मिलते हैं। अपने सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल फीलिंग हो रही है आपकी बॉडी में, दैट मीन्स वो अनयूजुअल फीलिंग कुछ डिजीज़ के कारण है। बायोप्सी से भी कैंसर हो जाता है? ये मिसकंसेप्शन अभी भी है। कैंसर है तो फिर अगर उसमें बायोप्सी करा दी वो फैल जाएगा, बट ऐसा सब कैंसर्स में नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? तो जैसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारे यूट्रस के अंदर है, वैसी ही एक लाइनिंग हमारे ओवरीज में भी डेवलप हो जाती है। अब यूट्रस की ब्लीडिंग तो हमारी एक्सटर्नली आउट हो जाती है, बट जो ओवरी में वो ब्लीडिंग हो रही है वो वहीं पर कलेक्शन होता रहता है। सो फॉर हैविंग अ गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी एनाटमी नॉर्मल होनी चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद भी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में? बिकॉज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में भी वेरी रेयर, बट देर आर चांसेस दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। इसको बोला जाता है मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बोलते हैं, एंड दिस कैंसर इज कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस बोलते हैं उसको। जो HPV वायरस है, अगर आप लेस देन 20 ईयर्स हैं तो 80% फीमेल्स में वो इन्फेक्शन हो चुका होता है जो सेक्सुअली एक्टिव है। अगर परसिस्टेंट ब्लोटिंग रह रहा है, अगर वो 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो वो अंडरलाइंग ओवेरियन कैंसर का सिम्टम हो सकता है। उसमें अगर कैंसर डेवलप हुआ है वो एक ऑर्गन में डेवलप हुआ है, बट उसके माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं। Fertility preserving treatment. Is it possible to treat cancer and still preserve fertility? Hello everyone, I'm Dr. Parminder Kaur. I'm gynae oncosurgeon, robotic surgeon and advanced laparoscopy surgeon. You're watching me on FitTech. क्या आप जानते हैं कि महिलाओं में होने वाले कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जिन्हें टाइम पर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के थ्रू काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है? और कई बार जो सिम्टम्स हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग, बार बार ब्लोटिंग हो जाना या पेल्विक पेन, वो किसी सीरियस हेल्थ इश्यू का सिग्नल भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हेल्थ पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है, ओनली ऑन फिटटक। और आज हम बात करेंगे विमेंस हेल्थ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, गायनेकोलॉजिक कैंसर्स, उनके प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, HPV वैक्सीनेशन और लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी। साथ ही जानेंगे कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह के पेशेंट्स को फास्टर रिकवरी और बेटर आउटकम्स देने में हेल्प कर सकती है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर परमिंदर कौर, जो एक गायनेकोलॉजिक, ऑन्कोलॉजी और एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसा लग रहा है आज आपको? इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से जस्ट वांटेड टू चेक। ओके डॉक्टर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि जब भी कैंसर की बात आती है तो मन में सबसे पहले ख्याल आता है ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन ऐसे कौन से और भी कैंसर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए? अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है लाइन में वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज़ अ गायनी कैंसर। सो गायनी कैंसर में डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल के, उसमें जो कैंसर्स डेवलप होते हैं उनको हम गायनी कैंसर्स कहते हैं। उसमें ओवरी से अराइज हो सकता है ओवेरियन कैंसर, यूट्रस से यूट्राइन कैंसर, एंड सर्विक्स से सर्वाइकल कैंसर। ओके और क्या होता है, बहुत बार ऐसा विमेन में जो देखा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या ब्लोटिंग हो रही है, इस लेवल तक हालत पहुंच गई है कि इंसान फंक्शन भी नहीं कर पा रहा है डेली लाइफ में। तो ये चीज़ें इग्नोर करने वाली हैं? क्या ये नॉर्मल है या इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? नहीं, इस पे तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स, इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या ब्लोटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, ये किसी साइलेंट डिजीज़ के भी साइंस हो सकते हैं, जैसे कि ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर। इनके सिम्टम्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसे हमने बात किया कि ब्लोटिंग, अगर परसिस्टेंट ब्लोटिंग रह रहा है, अगर वो 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो वो अंडरलाइंग ओवेरियन कैंसर का सिम्टम हो सकता है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हमारा यूट्राइन कैंसर का सिम्टम हो सकता है। इसलिए स्पेशलिस्ट को दिखाना तो ज़रूरी है, ताकि हम रूल आउट कर पाएँ कि ये कैंसर तो नहीं है। कैंसर रूल आउट हो जाए, फिर वी कैन ट्रीट दैट कंडीशन मेडिकली। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ ओल्डर विमेन में ज़्यादा इसका रिस्क है, या यंगर विमेन आर ऑल्सो प्रोन टू इट? सो जो गायनी कैंसर्स हैं मेनली पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में होते हैं,
बट सर्वाइकल कैंसर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी होता है, जो 35 टू 45 ईयर्स एज में जिसकी पीक आती है। एंड ओवेरियन कैंसर में जो जर्म लाइन कैंसर्स हैं वो हमें टीनेज में भी दिखते हैं। सो वो यंग एज में भी हो सकते हैं, बट उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस कैंसर, वो मेनली पोस्ट मेनोपॉजल एज में होता है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज में। और जो वल्वल कैंसर है, वल्वल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द स्किन ऑफ आवर पेरिनियम, लोअर डाउन जो हमारी स्किन होती है उसमें भी कैंसर डेवलप हो सकते हैं, जो कि वन ऑफ द गायनी कैंसर्स है, जो रेयर है, इतना कॉमन नहीं है। उस कैंसर का भी इंसिडेंस आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज होता है। ओके, तो सिंस यू मेंशन दिस टर्म गायनी कैंसर, तो गायनी कैंसर के अंदर कौन कौन से कैंसर्स आते हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं, इफ़ यू कैन टेल इन शॉर्ट। सो गायनी कैंसर्स में आता है कैंसर विच अराइजेज फ्रॉम ओवरी, ओवेरियन कैंसर। फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं उसको हम ओवेरियन कैंसर की कैटेगरी में ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस का कैंसर होता है वो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, या यूट्रस मसल से अराइज हो सकता है, कोई सार्कोमा जो मसल का कैंसर होता है, या फिर यूट्रस का जो लोअर पार्ट है जिसको सर्विक्स बोला जाता है, उसको बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, उसका कैंसर होता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। और सर्विक्स हमारा ओपन होता है वेजाइना में। वेजाइना का कैंसर भी रेयर है, बट वो भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वहाँ पर भी हो सकता है, उसको वेजाइनल कैंसर बोलते हैं। और जो हमारी स्किन है नीचे की, उसमें अगर कुछ कैंसर होता है तो वो वल्वल कैंसर होता है, जो स्किन से अराइज होता है। ओके, सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट कैंसर है, इसके सिम्टम्स हमेशा हमें लेट ही मिलते हैं, बिकॉज इसके सिम्टम्स इतने वेग हैं कि फीमेल्स इजीली उसको इग्नोर कर देती हैं, जैसे ब्लोटिंग होना, इंडाइजेशन होना, खाना ना खा पाना कम्प्लीटली, भूख कम लगना, इंडाइजेशन रहना, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, या फिर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, या फिर आपका पेट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ को लगता है कि वो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज उसमें फैट डेपोजिशन हो रहा है, जो कि होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में। बट अगर उसका साइज़ ऐसे सडनली इंक्रीज़ हो गया, दैट मीन्स अंडर कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जिसको दिखाना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर हम बात करें यूट्राइन कैंसर्स के बारे में, तो यूट्रस कैंसर में पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ में होता है, और उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर हमारा मेनोपॉज अटेन हो गया है उसके बाद ब्लीडिंग होना इज एबनॉर्मल। कुछ फीमेल्स को लगता है कि 1-2 एपिसोड्स ब्लीडिंग हो गया, दैट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट ओके। सो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होने के कारण इस कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सिम्टम जल्दी आ गया है। तो इसके प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छे हैं। यूजुअली फीमेल्स स्टेज 1 कैंसर में ही डायग्नोज हो जाती हैं। इसमें आपको यही सिम्टम मिलता है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, या फिर अगर ये कुछ जेनेटिक इनहेरिटेंस वाला कैंसर है, यूट्रस कैंसर, तो फिर वो लाइक 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज में भी देखा जाता है। हाँ, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है डॉक्टर परमिंदर, कि ये सब कुछ बहुत लेटर स्टेज में जाके डायग्नोस होता है, तब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो प्रॉब्लम यही है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अवेयर हों कि हमारे क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ओवरी कैंसर, जैसे ओवरी कैंसर को एक साइलेंट कैंसर बोलते हैं, बट वो सिम्टम्स देता है, वो यही इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ऐसे सिम्टम्स देता है। हम अपने जीपी से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, या फिर एक गैस्ट्रो डॉक्टर को दिखा देते हैं, या सेल्फ मेडिकेशन चलता है घर पे, चैट जीपीटी। यस, सो अगर वो चीज़ों से भी ठीक नहीं होता, फिर भी हम वेट एंड वॉच करते रहते हैं, वी कीप ऑन ट्राइंग ऑन आवर ओन। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें 3 to 4 वीक्स के बियॉन्ड परसिस्ट कर रही है, तो स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। ताकि एक बेसिक अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है, बेसिक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, उसमें हमें ओवरी में कुछ मास है, कुछ लीजन है, वो पिक हो जाएगी, अकॉर्डिंगली वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन ओवरी कैंसर रैपिडली ग्रो करता है, एग्रेसिव होता है, इसलिए अगर हम 3 मंथ्स भी उसको लेके बैठे रहेंगे तो वो स्टेज 2 या 3 में पहुंच जाएगा। तो इसलिए अपने सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल फीलिंग हो रही है आपकी बॉडी में, दैट मीन्स वो अनयूजुअल फीलिंग कुछ डिजीज़ के कारण है, तो उसको रूल आउट कराना ज़रूरी है। एक बार चेकअप करा लो गायनी के पास, उसी से आप इग्नोरेंस से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने बोला फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। यस। और दूसरी चीज़, क्या ये भी हो सकता है कि इचिंग हो रही हो आपको बहुत ज़्यादा, इंटीमेट एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही हो, या आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज वगैरह आ रहा हो, तो कैन दीज ऑल्सो बी द रीज़न? यस,
जैसे हमने बात किया इचिंग, इंटीमेट एरिया में अगर इचिंग है उस स्किन में या फिर कुछ अल्सरेशन हो गया और क्रॉनिक इचिंग प्रॉब्लम है, आप मल्टीपल मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा, या कुछ अल्सर डेवलप हो रहा है, वो ठीक हो जाता है फिर से आ जाता है, तो दैट मीन्स वो कुछ अंडरलाइंग सीरियस प्रॉब्लम है। बिकॉज जो वल्वल कैंसर, जो स्किन का इंटीमेट स्किन का कैंसर होता है, वल्वल कैंसर, उसका सिम्टम यही होता है, उसमें क्रॉनिक इचिंग होता है या फिर अल्सर होता है। तो उस केस में अगर आप स्पेशलिस्ट के पास, गायनी या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो हम उसको देख के पहचान लेते हैं कि हाँ इसमें कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है और उसमें बायोप्सी रिक्वायर्ड है। बिना बायोप्सी के वी कांट प्रूव। अगर सिर्फ अल्सर को ट्रीट करते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। सो एक सिंपल अल्सर भी दिख रहा है तो उसको बायोप्सी करना जरूरी है। एक तो गायनी के पास जाना इतना नॉर्मलाइज्ड है ही नहीं आज के टाइम में भी। आई थिंक ये सिर्फ हम सीरीज में देखते हैं अभी भी, वो भी यूएस ड्रामा देख रहे होते तब जाके, अनलेस कुछ या तो प्रेगनेंसी हो या तो बाकी सारी चीज़ें हो, तो वो अवेयरनेस भी ज़रूरी है। साथ ही साथ आपने बोला बायोप्सी वाली चीज़, तो उसमें भी लोगों को डर लगता है बायोप्सी से भी कैंसर हो जाता है। Right? ये मिसकंसेप्शन अभी भी है हमारी इंडियन पॉपुलेशन, इवन वर्ल्ड वाइड है, कि कैंसर से कैंसर है तो फिर अगर उसमें बायोप्सी करा दी वो फैल जाएगा, बट ऐसा सब कैंसर्स में नहीं होता है। अच्छा, कुछ कैंसर में होता है। यस, अगर हम ओवरी कैंसर की बात करें, ओवरी कैंसर अगर सिर्फ ओवरी में ही कन्फाइंड है, वो कहीं और नहीं फैला है, तो उसमें हम बायोप्सी नहीं करते, हम सीधा अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट में मान लो कोई गांठ है, तो जब तक उसको बायोप्सी नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, हाउ विल वी ट्रीट इट? सो उसमें बायोप्सी इंपॉर्टेंट है, उसमें नहीं फैलता। ये सिर्फ ओवरी कैंसर और गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है, उसमें 2-3 कैंसर्स है बॉडी में जिसमें कि ये रूल अप्लाई होता है कि आप अपफ्रंट सर्जरी करो अगर वो फैला नहीं है। अगर वो स्प्रेड हो गया है, स्टेज 2 या 3 में पहुंच गया है, फिर उसके बाद हमारी अपफ्रंट सर्जरी नहीं कर सकते, हमें कीमोथेरेपी से स्टार्ट करनी पड़ती है ट्रीटमेंट, फिर हमें बायोप्सी करना पड़ता है। बिकॉज कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक डायग्नोसिस चाहिए, हमें उसका टिश्यू का डायग्नोसिस चाहिए। सिर्फ हम रिपोर्ट्स MRI या CT स्कैन की रिपोर्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। अभी तक बस मैंने ये सुना था कि बायोप्सी से कैंसर नहीं होता है, लेकिन होता है, हर कैंसर में नहीं। ये पहली बार आई थिंक मैंने सुना है, या पहली बार मैंने ये चीज सुनी है कि ओवरी वाले इस चीज में हो सकता है। यस, ओवरी स्टेज 1, ओनली 1 कंडीशन, नॉट इन एवरी। यस, ओके, स्टेज 1। I don't want everybody to take the wrong message. So it is only stage 1 where it is operable. There we do the surgery, we don't do the biopsy first. ऑलराइट, तो सर्वाइकल कैंसर की बात हो गई, ओवेरियन कैंसर की बात हो गई, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की, कि ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और किस कंडीशन में सर्जरी तक की बात आ जाती है। Okay. So endometriosis is a complex disease. Endometriosis को I'll first tell you ये होती क्या है और कैसे राइज होता है। सो जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। So this term endometriosis arises from there only, endometrium. So यूट्रस की इनर लाइनिंग के जो सेल्स हैं ये समटाइम्स किसी एबनॉर्मल पोजीशंस या स्पेसेस में चले जाते हैं। लाइक अगर ये सेल्स हमारे माइग्रेट होके थ्रू द ट्यूब्स ओवरीज में चले गए तो ये एंडोमेट्रियल सेल्स ओवरीज में जाकर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है, अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सब कुछ ठीक है तो वो एबनॉर्मल प्लेस में जो सेल्स चले गए हैं वहाँ से वो इलिमिनेट हो जाते हैं बाय आवर इम्यून सिस्टम। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारे यूट्रस के अंदर है वैसे ही एक लाइनिंग हमारे ओवरीज में भी डेवलप हो जाती है। सो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का काम है कि एवरी मंथ वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स वो ब्लीड करता है जो पीरियड्स के फॉर्म में आता है। सिमिलरली अगर यूट्रस में वो लाइनिंग ब्लीड कर रही है, अगर सिमिलर लाइनिंग हमारी ओवरीज में है वहाँ पर भी वो ब्लीड करेगी। सो वो परसिस्टेंट ब्लीडिंग, अब यूट्रस की ब्लीडिंग तो हमारी एक्सटर्नली आउट हो जाती है, बट जो ओवरी में वो ब्लीडिंग हो रही है वो वहीं पर कलेक्शन होता रहता है और वो इन्फ्लेमेशन होता रहता है जिसका कि एक सिस्ट बन जाता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाता है जिसके अंदर वही ब्लीडिंग वाला फ्लूइड होता है जिसको हम चॉकलेट फ्लूइड बोलते हैं। उसमें भरता रहता है, उसमें भरता रहता है एंड इट टेक्स अ शेप ऑफ अ सिस्ट, सर्कुलेटेड सिस्ट जिसको गांठ या फिर मास भी बोलते हैं, वो बन जाता है। सो अब ये बनता रहेगा, जब ये उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है तब फीमेल को वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें पेन, सिवियर पेन होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स भी पेन होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी पेन होता है, या फिर वैसे भी बैक एक या लोअर एब्डोमिनल पेन बना रहता है विदाउट इवन पीरियड्स, बीच में साइकिल में भी। अगर ओवरीज में वो बन गया है तो ओवरी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा, तो उसमें हमारा जो हार्मोन रिलीज़ है वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा और
प्लस इनफर्टिलिटी का इशू आता है, बिकॉज ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो ट्रैप हो जाता है, वो एग रिलीज नहीं हो पाता। और ओवरी में तो चलो ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ, एंडोमेट्रियोसिस अगर ओवरी में है तो वो बाकी उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में भी हो जाता है, पेल्विस में, फेलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस के सरफेस पे, ब्लैडर के सरफेस पे और पेरिटोनियम में। जहाँ जहाँ ये स्पॉट्स होंगे, एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स बोलते हैं इनको, वहाँ वहाँ स्कारिंग होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और हमारी जो एनाटमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो फॉर हैविंग अ गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी एनाटमी नॉर्मल होनी चाहिए। सो अगर ये डिस्टॉर्शन हो जाता है, एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन, तो फिर हमारा ओवम पिकअप नहीं होता। अगर ओवरी ने एग रिलीज किया, हमारी फेलोपियन ट्यूब उसको पिक नहीं कर पाती और हमारा जो अगर पिकअप होगा उसके बाद ही फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद यूट्रस में हमारा इम्प्लांटेशन होता है। तो ये पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे इनफर्टिलिटी होता है, विच इज़ वेरी कॉमन कंप्लेंट इन सच पेशेंट्स। और कंप्लेंट्स होती हैं कि पेन, जैसे मैंने बताया आपको। सेकेंडली, अगर ये हमारे एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी ब्लैडर में इन्वेड कर रहा है तो हमें यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं, पेन रहता है। और अगर ये पीछे रेक्टम की तरफ अगर जा रहा है, इन्वेड कर रहा है, तो हमें मोशन पास करने में पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या ब्लड आ सकता है मोशन पास करने में। ये सिम्टम्स रहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का सर ओवरऑल मतलब लोअर बॉडी में आपको देखने को मिल सकता है। होल ऑफ द पेल्विक ऑर्गन्स आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट। ट्रीटमेंट की अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके। बहुत से लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता, उसके बाद वो होम्योपैथी का रास्ता चुनते हैं। तो कौन सा सही ट्रीटमेंट है और क्या सही तरीका है इस चीज़ को ट्रीट कराने का? सो एंडोमेट्रियोसिस का एक तो ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं हम पहले। अगर छोटे मोटे स्पॉट्स हैं, ओवरी में छोटा सा सिस्ट है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है ना, और इतने सिम्टम्स नहीं हैं, पेन है, बट उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल करते हैं। हम पेन किलर्स दे सकते हैं या फिर हार्मोनल सप्रेशन दे सकते हैं या ओसी पिल्स होती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो दे सकते हैं, ताकि हमारा जो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट तो रहे जिसमें कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग ग्रो करती है, प्लस थ्रू आउट द साइकिल प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट भी रहेगा कि वो इतना ग्रो ना कर पाए कि वो इतना ब्लीड करके इतने बड़े सिस्ट बना दे। सो वो हम मेडिकल मैनेजमेंट उसमें कर लेते हैं। बट अगर कोई फीमेल आती है, उसको 7-8 सेंटीमीटर का ओवेरियन मास बन गया, सिस्ट है, जिसमें कि मेडिकल मैनेजमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, तो उसमें हम उनको सर्जिकल ऑप्शन देते हैं। और अगर उसमें मान लो अगर इनफर्टिलिटी भी है तो उसमें भी अगर इतने बड़े एंडोमेट्रियोटिक मासेस हैं तो हमें वो निकालना ही पड़ता है। बट वी कैन डू ओवेरियन प्रिजर्वेशन हेयर। जो रेस्ट ऑफ द नॉर्मल ओवरी टिश्यू है उसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है उसी को रिमूव करते हैं। बट इसमें रिकरेंस होता है, ये प्रॉब्लम फिर से आ सकती है, बिकॉज अभी भी हॉर्मोन्स हैं बॉडी में, अभी भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, वो फिर से सेम सिचुएशन आ सकती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले हमने सर्जरी कर दिया, उसके बाद हम हार्मोनल सप्रेशन पे रखते हैं, हम ओवरीज को शट डाउन कर देते हैं एटलीस्ट वो 3 to 6 months, ताकि वो वर्क ना करें। बिकॉज अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन आएगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगी, इसलिए हम ओवरीज को ही शट डाउन करते हैं। ईस्ट्रोजन स्टेट नहीं रहते, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट है वैसा स्टेट आता है वो 6 months, ताकि जो हमारे कहीं पर भी एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो एंडोमेट्रियोसिस है, वो रिग्रेस हो जाए, वो एक्टिवेटी ना हो, मीनवाइल वो खत्म हो जाए। यानी ट्रीटमेंट के बाद भी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में? यस, फीमेल्स कैन एक्सपीरियंस दैट। लेट्स टेक अ बिग पॉज देयर, नॉट अ वेरी बिग पॉज ऑफ कोर्स। और एंडोमेट्रियोसिस जिनको है, क्या उनके लिए होम्योपैथी एक सही मेडिसिन है? Look, I am a surgeon and I practice allopathy, so I cannot comment upon the homeopathic treatment. But जो भी treatment आप ले रहे हो वो evidence based होना चाहिए, because we don't want other side effects because of those drugs, है ना। तो आप वो स्टडी कर लें, अपने डॉक्टर से पूछ लें कि is it evidence based medicine for this problem. If yes, then she can try that. Yeah. और क्योंकि मैंने इसलिए बात बोली क्योंकि जितने भी, जिसको मैं जानती हूँ, मेरे एक दोस्त है, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता है, तो उसने बहुत बार वो गई, डॉक्टर से मिली, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। एंड देन फाइनली व्हेन शी स्विच टू होम्योपैथी, देन इट काइंड ऑफ वर्क फॉर हर, नॉट लाइक वर्क बट काइंड ऑफ वर्क फॉर हर। तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि लाइक इज इट ओके फॉर यू टू फाइंड आउट कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है, या मतलब ज़रूरी है कि आप जाओ गायनी के पास और डॉक्टर्स के पास और उसके बाद ही सोल्यूशन निकालो? दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। सो आई वुड से कि एक बार इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है। हमें अल्ट्रासाउंड या MRI इम्पॉर्टेंट है कि हम वो करा लें, ताकि अब सिस्ट है ओवरी में,
बट वी नीड टू बी श्योर कि इसमें कुछ कैंसरस चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बिकॉज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में भी वेरी रेयर बट देर आर चांसेस दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर. राइट. सो वी डोंट वांट टू मिस दैट थिंग. सो इसलिए इन्वेस्टिगेट हो जाओ. आप अपने एलोपैथी के ऑप्शंस अगर ट्राई करके थक चुके हैं तो आप, चलो ठीक है, आप एलोपैथी में जा रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से अपना पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो क्या मेडिसिन हैं. अब होम्योपैथी मेडिसिन आपको डेली बेसिस पे लेनी है. उसमें यही होता है कि आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट देते हैं, डेली देना है. अब उस सॉल्ट में क्या वो पेन किलर ही है या फिर कुछ उसमें अलग कॉम्पोजिशन है विच इज एक्चुअली एक्टिंग ऑन द एंडोमेट्रियोसिस और उसको रिग्रेस कर रही है. सो टेक दैट इन्फॉर्मेशन एंड इफ इट इज वर्किंग फॉर यू दैट इज ओके. Especially when it comes to surgeries and all, people get hesitant, है ना. हो जाता है कि अब ये तो डिसरप्ट हो जाएगा, एंड द फैक्ट दैट यू मेंशन कि रियकर भी हो जाएगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये सब भी बहुत फियर आते होंगे. आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग आते होंगे आपके पास. यस. सो बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. जब तक आपको पीरियड्स आ रहे हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, वो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है. एंड अगर एक बार ट्रीट करा लिया वो फिर से रिकरेंस हो सकता है. सो इसमें हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी इज़ प्रोटेक्टिव. अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग जल्दी कर लो, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोज 9 मंथ्स देर इज़ नो ओवुलेशन. कोई वो आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा जिससे कि अंडर हार्मोन इफेक्ट वो फिर से ब्लीड हो और सिस्ट बने, तो वहाँ पर वो हॉल्ट हो जाता है उसका जो प्रोग्रेशन है. सो इट इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव अगर वो कंसेप्शन हो जाए, बिकॉज कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आती है. अगेन अगर इसमें पेशेंट अगर चाहता है कि वो IVF करा ले, यूजली दे लैंड अप इन IVF. तो उसमें भी बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का इफेक्ट यूट्रस में भी होता है, वो यूट्रस में भी इन्फ्लेमेशन करता है और वहाँ पर इम्प्लांटेशन को भी प्रॉब्लम होती है कि अगर IVF में भी हमें इम्प्लांट तो यूट्रस में ही करना है, अगर वहाँ का ही जो एटमोसफियर है विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इम्प्लांटेशन, तो फिर वो IVF फेलियर्स भी होते हैं. सो इट इज़ अ ट्रिकी कंडीशन. सो पेशेंट का क्या सिम्टम है, पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली वी ट्रीट. हैज़ इट लाइक एट एनी पॉइंट gotten to a level जहाँ पे one would recommend, you know, getting their ovaries or uterus removed or something? Yes, if the patient has already completed her family, she had underwent already 2-3 surgeries for endometriotic cyst. Now she's fed up that I just want to get rid of that. अगर फैमिली कंप्लीट हो गया, हम भी ये ऑप्शन दे देते हैं. इफ़ यू आर रीचिंग 40s एंड रीचिंग मेनोपॉज आफ्टर 40 years up to 45 years, then we give this option also to remove both the ovaries tubes and if there is a problem in the uterus also along with that. Okay, so that is also a very critical surgery. And matlab, does it change and how does it change actually? So if we remove the ovaries at the age of 40, so she will attain a premature menopause. So in that case we need to give the hormone replacement therapy to secure the bone health, heart health, because these hormones are required for our health of our heart and bones. So इसलिए उसमें हम फिर HRT देते हैं up to 45 और 47 years of age. Okay, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है, सो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ देयर एक्शन? सो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए टू द ऑब्स्टेट्रिशियन, ताकि वो आपका पूरा रूटीन चेकअप कर ले, इंक्लूडिंग योर ब्रेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अल्ट्रासाउंड करा लें. अगर पिक होता है कि उसमें कुछ छोटा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, देन वी आस्क द पेशेंट टू गो एंड प्लान. है ना, छोटा सिस्ट है, इट वॉन्ट हैम्पर. बट अगर कुछ बड़ी एबनॉर्मेलिटी, बड़ा सिस्ट आता है, तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि अगर आप ये सिस्ट रिमूव कराने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करो तो प्रेगनेंसी का आउटकम बेटर होगा. उसमें अबॉर्शंस के चांसेस कम होंगे, बिकॉज जो अगर बड़ा सिस्ट ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, वो हमारे इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम करेगा एंड प्रीमेच्योर बर्थ्स, अबॉर्शंस, ये रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं. सो प्लान्ड वे में करो. आप पहले उस चीज़ को ट्रीट कर लो. अगर उसको सर्जिकली ट्रीट करना तो वैसे ट्रीट करो और फिर उसके बाद आप प्लान करिए. एंड इफ़ अगर फिर भी डिफ़िकल्टी आ रही है, देन यू नीड टू सी अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर दैट. ओके, एंड व्हाट शुड बी द प्रिवेंशन टिप्स फॉर इट? कैसे प्रिवेंट किया जाए इस पूरे? So if endometriosis problem has been started, so there is no exactly we can say you take this and this can be prevented.
आई मीन ऑफ कोर्स क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि अब जितना ये कॉमन है उतना पहले आई डोंट थिंक हुआ करता था, Right. या अभी पता चला है तो इसी वजह से। सो हमारा जो लाइफस्टाइल है एंड जो डाइटरी हैबिट्स हैं दे इम्पैक्ट दिस थिंग। एंड जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी दैट वाज न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो उससे इतना इन्फ्लेमेशन नहीं होता था जितना हमारा जो पैकेज्ड फूड कन्वीनियंट फूड आजकल आ गया है उससे इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज़ नॉट गट हेल्दी। सो उसको डाइजेशन में भी हमारे गट को भी लोकली भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है एंड प्लस इट इम्पैक्ट्स द होल ऑफ आवर बॉडी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी करता है। सो डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो। अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी इज इटसेल्फ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उसमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहता है। तो अगर उस केस में अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस भी हो रहा है तो वो और ज़्यादा एडवांस ही करेगा। सो कीपिंग योर वेट इन नॉर्मल BMI कैटेगरी and also for smoking and alcohol, these addictions we should cut down these things also. ये तो बहुत ज़रूरी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हर केस में आपको करना ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. राइट। और इससे पहले कि हम सर्वाइकल कैंसर पे आए, मेरा एक सवाल था कि कभी कभी बहुत ज़्यादा पीरियड पेन की वजह से बहुत से लोग पेन किलर्स वगैरह ले लेते हैं, तो हाउ सेफ इज़ दैट? So painkiller if somebody is taking only paracetamol, it is safest drug. ओके। लाइक डोलो 650 आता है, उसको इजीली आप ले सकते हो। बट अगर आप एनसिड्स ले रहे हो जो थोड़े स्ट्रॉन्गर पेन किलर है, सो इट कैन पुट इफेक्ट ऑन योर किडनीज ऑल्सो बिकॉज वो किडनी से मेटाबोलाइज होते हैं। तो उसको आपको अंडर सुपरविजन ही डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। ओके, मतलब कुछ किसी तरीके का कुछ हार्म पहुंचाती है ये पिल्स या कुछ ऐसा? स्पेशली अगर आपको नहीं पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ ऐसा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अगर किडनी फंक्शंस नॉर्मल हैं तो आप वो पेन किलर ले सकते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन पेन। अगर पेन हो रहा है तो वो ले सकते हो। लेकिन पेन किलर ही लेना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। वो तो सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा वही 4-5 आवर्स के लिए। जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जो हमारी मेडिकल ऑप्शंस हैं या फिर सर्जिकल ऑप्शंस हैं उनको कंसिडर करें। और स्क्रीनिंग भी करवाते रहने चाहिए रेगुलर बेसिस में? यस, उसके लिए ओवरी जैसे हमारा अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है तो हम उसमें 3 और 6 मंथली स्कैन कराते हैं कि उसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा। अगर वो रैपिडली बढ़ रहा है उसका साइज़ तो हमें उसको रिमूव करना चाहिए। और CA-125 लेवल्स हैं जिसको कराते हैं कि उसमें कुछ कैंसर कन्वर्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये 2 टेस्ट कराने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो एज आई कैन रीड, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर। सो व्हाई इज दैट? सो सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बोलते हैं एंड दिस कैंसर इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस बोलते हैं उसको। एंड दिस कैंसर इज़ द प्रिवेंटेबल कैंसर बिकॉज हमें पता है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है एक वायरस। सो जैसे बाकी भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, सिमिलरली इस वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि HPV वैक्सीन है। सो दिस HPV वैक्सीन इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन जो कि हम 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज में लगाते हैं। अगर ये वैक्सीन ले लिया तो फिर उसमें हमें 90 to 95% प्रोटेक्शन हो जाता है कि हमें सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा बिकॉज 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय HPV वायरस। So this way it is preventable. Secondly is the secondary prevention where there is screening. So we have screening because it is a organ which we can approach externally. गायनी एग्जामिनेशन में हम उस ऑर्गन को देख सकते हैं एंड वाइल लुकिंग एट इट वी कैन मेक अ कंक्लूजन वेदर इट इज़ गुड लुकिंग और इट इज़ अनहेल्दी सर्विक्स। प्लस इसकी स्क्रीनिंग है जिसको पैप्समियर एंड LPC स्क्रीनिंग या HPV DNA टेस्टिंग करते हैं। उसमें सिमिलर एक गायनी एग्जामिनेशन करते हैं और हम सर्विक्स से एक स्क्रेपिंग्स लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिकली कि उसमें कुछ प्री कैंसर या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी डेवलप तो नहीं हो रही उसके सेल्स में। बिकॉज जो HPV वायरस है अगर वो इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन। अगर आप लेस देन 20 ईयर्स हैं तो 80% फीमेल्स में वो इन्फेक्शन हो चुका होता है जो सेक्सुअली एक्टिव है। अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है यंग एज में वो हमारी इम्यूनिटी से ही क्लियर हो जाता है। बट कुछ केसेस में वो परसिस्ट करता है इन्फेक्शन जिसमें ये कैंसर कन्वर्जन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि पहले ही HPV वैक्सीन ले लो ताकि अगर इन्फेक्शन हो भी तो वो ग्रो ही ना करे।
और अगर चलो HPV वैक्सीन नहीं भी लिया तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग पैप स्मीयर कराना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें हम पहले ही कैंसर बनने से पहले ही पिक कर लेंगे प्री कैंसर लीजन और उसको वहीं ट्रीट कर देंगे। मतलब कैंसर तो प्रिवेंट कर दिया, कैंसर डेवलप हुआ नहीं उससे पहले ही वी टुक ऑल द मेजर्स। HPV वैक्सीन के ऊपर तो अभी बहुत ज़्यादा डिबेट आई थी बीच में, जब पूनम पांडे ने जो स्टंट पुल आउट किया था, तो वहीं से एक सेंटर ऑफ इसमें आया भी था, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात होना भी शुरू हुई थी। तो वहीं से HPV वैक्सीन को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि ये कि इफ़ आई एम नॉट सेक्सुअली एक्टिव आई डोंट नीड टू टेक दिस HPV वैक्सीन, सो इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन इट? Mostly we acquire this infection sexually. Okay. But sometimes while using the public toilets, unhygienic conditions में, when somebody has used it and we also used it, so we can catch that infection from there also. And cervical cancer most common तो ये HPV virus से ही है, but if I talk 1 to 5% नॉन HPV सर्वाइकल कैंसर्स भी होते हैं। हाँ, और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है ये, लड़कों के लिए भी आई थिंक ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। Yes, this vaccine is both for, this is a myth that it is only for the girls, but because we have such a great burden of cervical cancer in India, we are focusing on the girls to vaccinate them. But it is equally important for the boys also, because boys में oral cancers, throat cancers, anal cancers, penile cancers, these are caused by HPV virus only. So if they take this vaccine, so they'll be protected against this. And also when it comes to HPV vaccine, इसमें एक एज मेंशन होती है स्पेसिफिक, जैसा कि आपने भी मेंशन किया 9 से 14 ईयर्स। तो अगर कोई 30 ईयर्स ओल्ड लड़की ले रही है, 30 से 35, तो इज इट गोइंग टू बी लेस इफेक्टिव और लाइक हाउ इज इट गोइंग टू बी फॉर देम? सो लाइक अदर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में जो हम अपनी वैक्सीन्स लेते हैं, हम वो यंग एज में ही देते हैं। सो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम इज़ वेरी गुड, एट दैट टाइम इट इज़ डेवलपिंग, एंड द इम्यून रिस्पॉन्स जो वैक्सीन के बाद आना चाहिए वो उसी टाइम पे बेस्ट आता है। विद एज वो इम्यून रिस्पॉन्स कम होता जाता है। सो इसलिए हमें 9 to 14 ईयर्स में 2 doses ऑफ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देते हैं। आफ्टर 15 एंड अबव एज ग्रुप में हम अप टू 26 ईयर्स कहते हैं कि आप 3 doses ऑफ वैक्सीन ले लीजिए। बट इफ़ यू आर 26 एंड मोर देन दैट, WHO गाइडलाइंस है कि अप टू 45 ईयर्स यू कैन टेक दिस वैक्सीन, प्रोवाइडेड आपको पहले एक बार HPV DNA टेस्टिंग करा लेना चाहिए। आफ्टर 25 ईयर्स हम कहते हैं कि आपको पैप स्मीयर और HPV DNA टेस्टिंग कराना इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन HPV वैक्सीन इफ़ यू क्रॉस 25 ईयर्स। लेकिन इसका प्रोटेक्शन, अगर वैक्सीन लेते हैं उसका प्रोटेक्शन डेफिनेटली है, बट वो रिप्लेस नहीं करेगा आपकी स्क्रीनिंग को। इवन अगर गर्ल्स को भी हमने वैक्सीनेट किया है, उनको भी स्क्रीनिंग तो कराना है। दिस इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग तो हो गई। और अगर आप मान लो कोई 30 ईयर्स लेडी आती है कि उसको वैक्सीन लगवाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करा लो, HPV DNA टेस्टिंग, कि ऑलरेडी वायरस है तो नहीं आपकी बॉडी में। अगर वो टेस्टिंग नेगेटिव आती है, देन आई एडवाइज देम फॉर द वैक्सीनेशन। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट। इस सब में क्या डिफरेंस है? देयर इज सो मच कन्फ्यूजन, और कहीं ना कहीं सिमिलर लगते हैं जब फाइब्रॉइड्स और सिस्ट की बात करते हैं तब। और PCOS और PCOD एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है सब इस प्रॉब्लम में? So PCOD is polycystic ovary disease. It is the finding which we get on the ultrasound. Okay. अगर कोई भी लेडी आती है या गर्ल आती है हमारे पास और वो कहती है कि मुझे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में पिक्चर आता है कि दोनों ओवरीज में मल्टीपल स्मॉल सिस्ट हैं, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, राइट। PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अभी रिसेंटली जैसे आपने सुना होगा, PCOS का जो टर्म है वो चेंज करके PMOS हो गया है, विच इज़ पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगेन इसका नाम क्यों चेंज किया गया? बिकॉज इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स विच इंक्लूड द मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन एबनॉर्मैलिटीज। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि सम गायनी आर सेइंग this should not be done because it is more related to a gynae problem, and then they are capable enough to treat it, the endocrine aspect also, and the endocrine aspect and the metabolic aspect. But now what the after changing the name, the term, now the endocrinologist, they also come in picture.
So it would also create the confusion for the girl. So she has to go to the multiple doctors just for one problem. And it's not exactly one problem, multiple problems, but a single doctor can deal with it. Okay. So let's talk about now ovarian cancer, which is also known as the silent threat. So why, Yes. according to you, it is called the silent threat? So ovarian cancer is a silent killer because its symptoms are very subtle. So जब symptoms आते हैं अर्ली स्टेजेस में, हम उसको इजीली इग्नोर कर देते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, अर्ली satiety. You cannot finish your whole meal. You feel full after eating small portion of your meal, and abdominal distension and urinary problems because पेट का साइज बढ़ जाता है. You need to pee more frequently. एंड कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया हो सकता है. आपकी बॉवल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं. अगर ऐसा, ये वेग सिम्टम्स हैं. सो लेडीज सोचती हैं कि इतने वेग सिम्टम्स के लिए वो सेल्फ मेडिकेशन चलता है या फिर जीपी मेडिकेशन चलता है और गैस्ट्रो को दिखाते रहते हैं कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है. बट एक्चुअली ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स यही हैं. अगर ये प्रॉब्लम आपको 2-3 वीक से बना रह रहा है और आप मेडिकेशंस ले रहे हैं तब भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मतलब कि कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम है. तो आपको गायनी या गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट को उस टाइम पे दिखाना ज़रूरी है. ओवेरियन कैंसर इज एग्जैक्टली वेयर, जैसे आपने बोला सर्वाइकल बच्चेदानी जो वहाँ पे होता है. ओवेरियन कैंसर अंडाशय का कैंसर है, जहाँ से हमारा एग रिलीज होता है, उसको ओवरी बोलते हैं, और वहाँ से जो कैंसर एराइज होता है उसको ओवेरियन कैंसर बोला जाता है. मेनली ये कैंसर पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में होता है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज. लेकिन अगर जर्म सेल ट्यूमर्स हैं वो हमारे यंग एज में देखे जाते हैं, टीन एज में भी हो सकता है, बिटवीन 10 to 30 ईयर्स ऑफ एज. क्या ये फैमिली हिस्ट्री भी इस कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है? फैमिली हिस्ट्री ओवेरियन कैंसर में अगर है तो उसमें डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का कैंसर था. और आजकल हर ओवेरियन कैंसर में जो हाई ग्रेड सीरस एक पर्टिकुलर वैरायटी है उसमें हम जर्मलाइन टेस्टिंग कराते हैं, हम पेशेंट की कराते हैं. जिसको ओवेरियन कैंसर डेवलप हुआ है उसमें हम BRCA, एक ब्रेका जीन म्यूटेशन होती है, उसकी टेस्टिंग कराई जाती है. ये हर केस में कराते हैं. एक तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये जर्मलाइन तो नहीं है कैंसर, और सेकेंडली इसका बेनिफिट ये होता है कि हम कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ हैं जो दे सकते हैं अगर ब्रेका म्यूटेशन आता है. सो अगर ओवरी कैंसर, अगर फैमिली हिस्ट्री है और उस पेशेंट में अगर ब्रेका जीन टेस्टिंग हो गया है और वो म्यूटेशन आया है तो हम उनके बच्चों की टेस्टिंग कराते हैं. अगर बच्चों की टेस्टिंग कराने पर भी हमें आता है कि ब्रेका जीन म्यूटेशन है, कोई उनकी बेटी है उसमें ब्रेका जीन म्यूटेशन है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं, बिकॉज ये एक डोमिनेंट जीन म्यूटेशन है जिसमें कि अप टू 60% रिस्क है कि आपको ओवेरियन कैंसर हो जाएगा. तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप बाय 35 और 40 ईयर्स अपनी फैमिली कंप्लीट करो एंड गेट रिड ऑफ योर ओवरीज आफ्टर दैट. सर्जिकली ओवरीज को रिमूव, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कराना ज़रूरी है, जिसको रिस्क रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं. सो रिस्क रिडक्शन सर्जरी की हम कैंसर का रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं बाय रिमूविंग द ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स. स्पेशली उनके साथ जिनके साथ फैमिली हिस्ट्री है बट जर्मलाइन म्यूटेशन आया है. वो टेस्टिंग, जर्मलाइन टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट. अगर वो म्यूटेशन है तो बच्चों में अगर म्यूटेशन आया है तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि आप, लाइक एंजेलिना जोली, यू मस्ट हैव हर्ड, शी इज ब्रेका जीन म्यूटेटेड. She has got her breast removed because BRCA gene mutation में breast cancer, ovary cancer का रिस्क, दोनों कैंसर का रिस्क होता है. तो एंजेलिना जोली ने अपनी ओवरीज भी रिमूव करा ली थी एंड अपनी ब्रेस्ट भी रिमूव करा ली थी. सो दिस कैंसर डजंट डेवलप. It should be done after an age. Yes, after a particular age, when you know your family is complete, you don't want more children, then you can get it removed. ओके. तो इस सबके टेस्ट जो आपने अभी जो बताए वो कहाँ पे करवाए जा सकते हैं और क्या उसका कॉस्ट वगैरह है? लाइक इज इट बजट फ्रेंडली और इज इट समथिंग दैट इज लाइक स्टिल वेरी एक्सपेंसिव? सो ब्रेका जीन इज ब्रेस्ट एंड ओवरी कैंसर जीन. सो इसमें रिस्क होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर का और ओवरी कैंसर का. अगर ये जीन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है किसी की बॉडी में तो ठीक है, बट अगर इसमें म्यूटेशन हो गई या फिर ये जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है या सोमैटिक. देखो जो ऐसे नहीं है कि हमारे पिछली 10 जनरेशन से वो कैंसर चलता आ रहा है, किसी एक जनरेशन में स्टार्ट होता है. मतलब कि उस जनरेशन में उस फीमेल में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसके कारण वो जेनेटिक म्यूटेशन में, जीन्स में म्यूटेशन हुआ, और जो आगे कैरी ऑन हुआ उनकी जो डॉटर्स और सन्स में. सो अगर वो म्यूटेशन हो गया है तो फिर आपको ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर का रिस्क बढ़ गया. ब्रेका भी 2 टाइप्स के होते हैं, ब्रेका 1 एंड ब्रेका 2 जीन्स होते हैं. सो अगर
इसमें म्यूटेशन है तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एटलीस्ट 40 to 50% हमारा कैंसर रिस्क है, और ओवरी का हमारा अप टू 60% कैंसर रिस्क है। बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट हमारा सुपरफिशियल ऑर्गन है, सरफेस ऑर्गन है, वी कैन ईजिली चेक इट। हम उसको एग्जामिनेशन में, इवन लेडीज ऑल्सो कम ना कि हमारा लंप बन गया, आप देख लो, चेक कर लो, तो उसको हम चेक कर सकते हैं उसकी सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर डॉक्टर से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा के। बट ओवरीज हमारा इंटरनल ऑर्गन है ना, और उसमें अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग भी वर्क नहीं करता है। ये इसके भी ट्रायल्स हो चुके हैं कि हम अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे, जब वो डेवलप हो रहा होगा उस टाइम पे रिमूव कर देंगे ओवरीज, बट वो भी ट्रायल सक्सेसफुल नहीं थे। बिकॉज हम कितने हर मंथ तो अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, हम 6 months या 1 year में कराएंगे। बट जो ओवेरियन कैंसर है, इट इज़ सच एग्रेसिव कैंसर जो 3 months में आपको इतने ग्रो हो जाएगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम एडवाइस करते हैं, अगर ब्रेका जीन म्यूटेशन आया है किसी में, तो उसमें आप अपनी फैमिली बाय 35 to 40 years कंप्लीट करो और रिस्क रिडक्शन सर्जरी कराओ। ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है या फिर रोबोटिकली, जिसमें हम ओवरीज को, दोनों ओवरीज को रिमूव करते हैं और दोनों ट्यूब्स को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ट्यूब से भी ये कैंसर अराइज होता है। और ये सर्जरी कराना ज़रूरी है, बिकॉज ओवरी कैंसर जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट कैंसर। कुछ फीमेल्स ऑप्ट करती हैं कि वो ब्रेस्ट भी रिमूव कराना चाहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। अगर उनको फियर है कि मुझे ब्रेस्ट भी कराना है, लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ एंजेलिना जॉली, उन्होंने अपनी ब्रेस्ट रिमूव कराई है एंड वो सिलिकॉन इम्प्लांट से ब्रेस्ट शेप आ जाता है जो हम आर्टिफिशियली कर सकते हैं। सो ब्रेस्ट के लिए आई वुड से कि स्क्रीनिंग भी है, ओवरी के लिए स्क्रीनिंग नहीं है, इसलिए ओवरीज तो रिमूव करनी है, लेकिन ब्रेस्ट के लिए स्क्रीनिंग है। अगर ब्रेका जीन म्यूटेशन है तो आफ्टर 25 years ऑफ एज MRI और मैमोग्राम कराया जाता है। एवरी ईयर हम 6 months पे एक बार MRI करा लेंगे, MRI ब्रेस्ट, फिर 6 months के बाद मैमोग्राफी विच इज़ एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। सो ऐसे स्क्रीनिंग चलता है जिसमें हम पिक कर सकते हैं, अगर कुछ भी इशू लगा, कुछ डेवलप हो रहा है तो हम उसको ट्रीट कर देंगे। तो इसलिए ब्रेस्ट रिमूवल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज स्क्रीनिंग है हमारे पास, हम वो पिक कर सकते हैं उस कैंसर को। तो ओवरी में तो इम्पॉर्टेंट है कि ओवरीज रिमूव की जाए। एंड आई थिंक अवेयरनेस वाली जब बात करिए, आई डोंट थिंक कि हम लोग इस सब चीज़ को सीरियसली लेते हैं जब तक हो नहीं जाती है प्रॉब्लम। आपने बोला MRI करा लेना चाहिए और स्कैन वगैरह कराते रहने चाहिए, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू कैन जस्ट टेल एवरीवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग, ताकि आप इस चीज़ को प्रिवेंट कर सको। Right. So screening comes in 2 ways, like by examination और by investigations. और अगर examination की बात करें for breast, हमारा self breast examination हम females को बोलते हैं every month you need to examine your breast yourself, है ना। उसका एक तरीका होता है, उसकी various YouTube वीडियोस मिल जाएंगी, उससे सीखें आप और ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करें, है ना। उसमें कोई भी लंप मिलता है और वो अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। सेकेंडली हम ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करते हैं या फिर आप गायनी चेकअप्स कराते हैं, उस टाइम पे गायनेकोलॉजिस्ट आपकी ब्रेस्ट चेक कर लेती हैं। थर्डली होता है कि आफ्टर 40 years, बिकॉज तब इसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, तो आफ्टर 40 years हमें अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट या मैमोग्राम ये कराना ज़रूरी है। और ये विद एडवाइस ऑफ डॉक्टर कराएं कि आपको अल्ट्रासाउंड सूट करेगा, बिकॉज अगर डेंस ब्रेस्ट है तो हमें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, अगर डेंस नहीं है ब्रेस्ट तो मैमोग्राम कराना चाहिए। उसमें हम कैंसर जब बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है उसी में उसको पिक कर सकते हैं। आफ्टर 40 years एवरी 1 or 2 years ये टेस्ट कराना चाहिए आपको लाइफ लॉन्ग, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है विद एज। लंप किसी भी तरीके का हो ब्रेस्ट में, उसको चेक करवाना चाहिए। यस, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे दिखाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। नहीं, इवन इफ इट इज़ पेनफुल लंप आपको एक बार दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अगर उसमें क्लियर हो गया है, देयर इज़ नथिंग सस्पिशियस, फिर आप उसको ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हो। लेकिन एक बार ब्रेस्ट सर्जन या फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के अंडर सुपरविजन ही रहें। अगर ज़रूरत है, अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी लम्प का साइज़ 3 centimeter 3 to 5 centimeter है तो उसको रिमूव करा ले। अगर 1-2 centimeters के लम्प्स हैं उसको, अगर वो बेनाइन है, नॉन कैंसरस हमें लग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन पे, हम उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। और अभी आपने 2 सर्जरीज की भी बात करी, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक। क्या है ये एग्जैक्टली? सो दीज आर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज। पहले रोबोटिक्स हमारा जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी है वो तो अभी काफ़ी प्रेवलेंट है, ऑल दी सर्जन्स आर डूइंग इट। सो इसमें की होल सर्जरी होता है, स्मॉल
स्टिचेस आते हैं, स्मॉल इंसिशंस होते हैं जिसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं और सर्जरी करते हैं वाइल लुकिंग एट अ स्क्रीन जो हमें अंदर का पिक्चर दिखाता है, बिकॉज फ्रॉम वन पोर्ट वी पुट द कैमरा एंड फ्रॉम अदर पोर्ट्स वी पुट द इंस्ट्रूमेंट्स और स्क्रीन में देखते हुए वी ऑपरेट. दिस इज़ लेप्रोस्कोपी. सो वेरियस सर्जरीज लाइक जो गायनी सर्जरीज हैं उसमें हिस्टेरेक्टमी, ओफरेक्टमी या फिर सिस्टेक्टमी, ये सब सर्जरीज इससे, या फाइब्रोइड रिमूवल है वो लेप्रोस्कोपिकली हम करते हैं. रोबोटिक सर्जरी एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें कि एक रोबोटिक आर्म्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, सिमिलरली जैसे लेप्रोस्कोपी में जाते हैं, बट वो रोबोटिक आर्म्स के थ्रू जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उसमें स्मॉल कट्स आते हैं. और सर्जरी जो सर्जन है कंसोल में बैठ के करता है. कंसोल में हमें 3D विजन दिखता है एंड वी रोटेट दैट. कंसोल में हमारी जो कीज़ होती हैं वी रोटेट दैट, एंड वो जो हमारी मूवमेंट होती है वो ट्रांसलेट होती है एब्डोमेन में. सो थ्रू दैट वो सर्जरी की जाती है. अब इट इज़ मोर प्रिसाइज देन लेप्रोस्कोपी ऑल्सो जो रोबोटिक सर्जरी है. एंड कैंसर केसेस में अगर ओवेरियन कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, उस केस में भी हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं. और उसमें हमारा विजन बहुत अच्छा है, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर लेसर बिकॉज जो रोबोटिक सर्जरी है इट गिव्स अस 360 डिग्री ऑफ रोटेशन एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जबकि लेप्रोस्कोपी में 2D मूवमेंट्स होता है. So इसलिए both are good, but because robotic is more advanced and with lesser complication and more benefits, so but it is more costlier than the laparoscopy. Right. So if it fits your pocket, then you should go for robotic surgery for the pelvic surgeries. Cancer surgeries have also become very advanced. Yes. So there's a lot of fear in everybody's mind that you will get to have so many cuts. आपके लुक चेंज हो जाएगा, आप अच्छे नहीं लगोगे. आई थिंक ये सारी चीज़ें आपसे लोग डिस्कस करते होंगे बिफोर गोइंग फॉर इट. Yes, so mostly this matters when you have oral cavity and of cancers involving your face and these areas. For the abdomen, like for ovary cancer, we need to give the bigger incision. If it is a spread, there is a spread in the cancer, it is in stage 3. For that we need to do the open surgery. उसके लिए हमें बड़ा incision देना पड़ता है. तो but we need to weigh the benefits and risk. So which is more beneficial and which gives you better results. उस केस में हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं हमें ओपन सर्जरी के लिए जाना है या फिर मिनिमल इन्वेसिव के लिए. और कैंसर को लेके एक ये भी रहता है, रीअकरेंस का डर है जो आपने पहले भी मेंशन किया था. तो लोगों को इसमें भी यही जानना होता है कि ऐसा क्यों होता है, रीअकर क्यों होता है, कि अगर एक बार कैंसर या कुछ भी है, अगर आपने अपनी सर्जरी करा ली, आपको लग रहा है कि अब आप फ्री हो, ठीक हो गए हो, लेकिन वो फिर से रीअकर कर जाता है. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो और तेज़ी से बढ़ता है, सिस्ट हो गया चाहे ब्रेस्ट में. तो ऐसा क्यों होता है? कोई डॉक्टर के एंड से कोई प्रॉब्लम होती है या बॉडी इस तरीके का कुछ वो रिवॉर्ड कर रही होती है? दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड. सो जो कैंसर एक डिजीज़ है उसमें अगर कैंसर डेवलप हुआ है वो एक ऑर्गन में डेवलप हुआ है, बट उसके माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं वो पूरी बॉडी में जाते हैं. वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहे होते हैं. इट इज़ नॉट कि वो कन्फाइंड है, वो वहीं पर है. मैक्रोस्कोपिकली आंखों से देखते हैं हम नेकेड आई से तो हमें लगता है वो वहीं कन्फाइंड है, बट माइक्रोस्कोपिकली जो सेल्स है वो पूरे हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रहे होते हैं. सो इसलिए अगर स्टेज 1 है, स्टेज 1 किसी भी कैंसर का होता है कि वो कन्फाइंड है, वो उसी जगह पर है ना. तो उसमें उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है, वो एग्रेसिव है नॉन एग्रेसिव है ना. नॉन एग्रेसिव है, स्टेज 1 है, शायद हमारा सर्जरी से ही वो क्योर हो जाए, वो भी है. बट हम कैंसर के केस में कभी भी क्योर की बात नहीं करते बिकॉज कैंसर में रिकरेंस का रिस्क रहता है. सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस कि वो माइक्रोस्कोपिक डिजीज हो सकता है बॉडी में रहे. और अगर जैसे हमारा स्टेज 2 या 3 हो जाता है, जैसे ओवरी कैंसर में स्टेज 2 या 3 में हमें कीमोथेरेपी देना ही पड़ता है. तो वो कीमोथेरेपी क्यों दे रहे हैं? हम डिजीज़ तो निकाल चुके हैं सर्जरी करके पूरी, वो कीमोथेरेपी हम दे रहे हैं ताकि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है वो उसको किल कर दे. सो अब वो किल तो हो जाती है, कुछ तो बच ही जाता है बॉडी में कि वो उससे रिकरेंस आता है. और फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं जिसमें कि मैक्सिमम रिकरेंस के रिस्क होते हैं. अगर फर्स्ट 2 इयर्स आपके अच्छे निकल गए आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल ट्रीटमेंट, अगर फर्स्ट 2 इयर्स ठीक निकल गए तो उसके बाद हम कहते हैं कि सर्वाइवल चांसेस आर बेटर. कीमोथेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसका अलग ही डर होता है लोगों को. जी. सो कीमोथेरेपी अगर इट इज़ रिक्वायर्ड एज द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इट शुड बी गिवन बिकॉज जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है उसको कीमोथेरेपी किल कर सकती है. सर्जिकली हम जो मैक्रोस्कोपिक डिजीज़ है उसी को निकाल सकते हैं.
और इसमें एक टर्म लिखा है, जो सवाल था, फर्टिलिटी प्रिजर्विंग ट्रीटमेंट। तो क्या है ये चीज़, और लाइक इज इट पॉसिबल टू ट्रीट कैंसर एंड स्टिल प्रिजर्व फर्टिलिटी? राइट। सो फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज होती हैं जो हम जो यंग फीमेल्स जिसमें कैंसर, लाइक मैंने आपको बताया कि जर्म सेल कैंसर्स हैं जो हमारे 20s और 30s में आते हैं या टीनेज में आते हैं, तो उन केसेस में हम, बिकॉज उनका अभी शादी होना है, बच्चे होने हैं, वो सब, तो इसलिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी करते हैं। जर्म सेल कैंसर्स यूजुअली होते हैं कि जो कीमो सेंसिटिव होते हैं और कीमोथेरेपी को वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और एकदम मेल्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमें उतनी रेडिकल सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपकी एक ओवरी में मास है तो हम क्या करते हैं, उसी ओवरी को ही निकालते हैं, एक ही ओवरी को निकालते हैं, दूसरी ओवरी अगर हेल्दी लुकिंग है उसको छोड़ देते हैं, यूट्रस को छोड़ देते हैं और उस ओवरी को निकाल के और स्टेजिंग सर्जरी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हमारी फाइनल जब स्टेज पता चलती है उसके अकॉर्डिंगली हम कीमोथेरेपी देते हैं, ज़रूरत है तो देते हैं, नहीं ज़रूरत तो नहीं देते हैं। तो ये फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी है। यूजुअली जो रेडिकल सर्जरी होती है ओवरी कैंसर में, उसमें होता है कि हम यूट्रस भी निकाल दें, दोनों ओवरीज, दोनों ट्यूब्स, ओमेंटम और लिम्फ नोड्स, ये सब निकालना होता है। बट यंग एज में जहाँ पर हमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन चाहिए वहाँ फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज होती हैं, एंड ये सब केस में नहीं कर सकते। अब ये जैसे यंग गर्ल्स हैं जो जर्म सेल ट्यूमर है, जो कीमो सेंसिटिव है, उसमें तो हम कर सकते हैं। बट मान लीजिए अगर कोई 30-40 ईयर्स की फीमेल आती है, एग्रेसिव ट्यूमर है और वो फैला हुआ है, उस केस में फिर हमें प्रिजर्वेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो फॉर द क्लोजिंग, लाइक इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज, एनी एडवाइस फॉर वुमेन आउट देयर, ताकि प्रिवेंशन जल्दी हो सके और ट्रीटमेंट भी सही से हो सके। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हम जो फीमेल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, एक तो है कि हमारा जो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाएं। आप प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं जिसमें यही पैप स्मीयर लिया जाता है, ब्रेस्ट की मैमोग्राफी की जाती है और एग्जामिनेशन किया जाता है। सेकेंडली, हमें अपनी फिटनेस पे वर्क करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस डिजीजेज अवे। थर्डली, हमें अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। हमें पैकेज्ड फूड या फिर जंक फूड, फास्ट फूड, इनको अवॉइड करके अपनी इंडियन न्यूट्रिशियस डाइट फुल ऑफ प्रोटीन्स, लेसर कार्बोहाइड्रेट, उस पे फोकस करके ये 3 चीज़ों पे आप वर्क करिए ताकि आपको वो डिसीज़ ही ना हो, आप उससे बच पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर परमिंदर, दैट वाज रियली हेल्पफुल। तो आज के डिस्कशन से एक बात बिल्कुल क्लियर है, विमेंस हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स, टाइमली स्क्रीनिंग और सिम्टम्स को समझना आपकी लाइफ को बचा सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस हेल्थ टॉपिक पर नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं फिट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग हेल्थ पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग फिट तक। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।